हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस रिवीजन सीरीज़ के अंदर आपके लिए क्लास 10th का दूसरा टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम ट्राई करेंगे कि इसको भी हम 15 to 20 मिनट्स के अंदर वाइंड अप करें, क्योंकि आप ये रिवीजन सीरीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं सो दैट आपका क्विक रिवीजन जल्दी से हो जाए। इस चैप्टर से बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये एक वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब जिसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब आपका पाथ, जब भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ है वो कॉन्टिन्यूस होगा, कहीं पर भी उसमें करंट लीक नहीं कर रहा होगा या कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ अब बात आती है कंडक्टर्स में से करंट इजीली फ्लो करता है, इसी तरीके से इंसुलेटर्स में से करंट फ्लो नहीं करता। दो वाइडली यूज्ड मेटल्स हैं जिसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं, वो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और आपको पता है करंट किस चीज़ में से फ्लो नहीं हो सकता? रबर, प्लास्टिक, जूट एक्सेट्रा। नाउ ये आपको पता होना चाहिए कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट मानी जाती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसी होनी चाहिए? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चार्ज की बात करेंगे। चार्ज को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? चार्ज को हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज Q इक्वल टू N इंटू में E। Q आपका क्या बता रहा है? टोटल चार्ज बता रहा है। N क्या है? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या बताता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने वैल्यू क्लास 9th में भी याद करी थी। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। अब एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है? एक कूलम के अंदर 6 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस फॉर्मूले से आप इजीली चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज Q इक्वल टू N इंटू में E। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर मेजरिंग डिवाइस है और हमेशा एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर को हमेशा हम सीरीज कनेक्शन में ही अप्लाई करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू किसका सिंबल होता है? चार्ज का। T किसका सिंबल है? टाइम का। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ अब इसी से आपको एक और फॉर्मूला लर्न करना है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 1 एम्पियर। इसी तरीके से चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? 1 कूलम। तो हमने यहाँ पे 1 कूलम लिख दिया है। यहाँ पर टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड से। तो इसके लिए एक हमारा न्यू फॉर्मूला तैयार हो गया है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये भी पेपर में पूछा जाता है। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका एक कूलम चार्ज ने कितने वर्क डन किया है एक कंडक्टर के एंड से दूसरे कंडक्टर के एंड तक। मतलब वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क डन हुआ है एक कूलम चार्ज के द्वारा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर V क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। W किसे डिनोट कर रहा है? वर्क डन को। और आपका Q क्या होता है? चार्ज होता है।
जैसे यहाँ पर हमने एक और नई फॉर्मूला याद करा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक नया फॉर्मूला याद कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम एसआई यूनिट क्या है हमारी? वोल्ट। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर। जैसे यहाँ पर एमीटर था करंट को मेजर करने के लिए, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा ही आप पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे। जैसे एमीटर को हमेशा हम सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन में ही ज्वाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक करंट था, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं? 1 वोल्ट में। और वर्क डन को किस में मेजर करते हैं? 1 जूल में। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? 1 कूलम में। तो इससे आपका एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस को आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, V3, क्योंकि इसमें सारी ही चीजें V से डिनोट होती हैं। अब हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ को दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ये लॉ क्या कहता है? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, करंट जो होगा वो कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट एंड्स। इन सिंपल टर्म्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ कंडक्टर, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही ओम्स लॉ कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी की तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है? R है। R को रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो V इक्वल्स टू IR आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। यहाँ पर ग्राफ कैसा बनता है ओम्स लॉ का? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जिसमें आप y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं और x एक्सिस पे आप करंट को डिनोट करते हैं। और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्लोप है ग्राफ का, जो कि आपका रेजिस्टेंस है। तो ये कैसा ग्राफ है? ओमिक ग्राफ है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये एक नॉन ओमिक ग्राफ है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस हैं, ये आप मान लीजिए इसको R1, इसे R2 और इसे R3 कहा है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी अक्रॉस दी ग्राफ? तो आपको पता होना चाहिए जिसका ग्राफ की पीक हाई है, जिसका स्लोप ज्यादा है, उसी की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं एक लिखूं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? R3 की। R3 की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस के बाद किसकी होगी? R2 की, और फिर R1 की। तो आपको पता होना चाहिए जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसी की रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा होगी एज पर दी ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम सिंबल R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसके थ्रू वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, मतलब रोकता है। मतलब क्या होगा? R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये कौन से फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है? अभी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। इसी से हमने लिखा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I। इसी से हम एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? 1 वोल्ट। तो यहाँ पर आया 1 वोल्ट। और करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 एम्पियर। तो 1 ओम क्या हो गया? 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये पेपर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले आपके पास 4 मेजर फैक्टर हैं। पहला है आपका लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ रही होगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, कम होगा तो कम होंगे। एरिया, एरिया से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो एरिया डिक्रीज हो रहा होगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ मटीरियल। मटीरियल मतलब आपने कैसा मटीरियल आपका है, या कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, या फिर एलॉय है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि आपका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस हाई होता है एज कंपैरिजन टू कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट को फ्लो होने देता है। इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस
कम है और बाकी दोनों का रेजिस्टेंस हाई होता है। देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी को हम सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रो बोलते हैं। नाउ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। L आपका लेंथ है, ए आपका क्या है, एरिया। यहाँ पर अगर मैं रो का फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। और जैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम थी, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है। अब नाउ रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। प्लीज रिमेंबर, रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, मतलब रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी किससे इफेक्ट होगी, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर अलॉय है, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही वेरी करते हैं। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया था आपको, रेजिस्टिविटी क्या होगी कंडक्टर की, बहुत कम। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो करंट इजीली पास हो जाता है। इंसुलेटर्स में से करंट पास नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अलॉय की भी रेजिस्टिविटी कंपैरिजन टू इन कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा होती है, बट इंसुलेटर से थोड़ी कम होती है। सो ये रेजिस्टिविटी है, याद रखना है रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज में निकालने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी हो सकते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में अवेलेबल हैं आप उन्हें सीरीज में ज्वाइन करने के लिए सिंपली ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं किसी भी सर्किट का, उसमें हमेशा करंट आपका सेम ही होता है सारे सर्किट में, जबकि आपका वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है, आंसर उससे भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पर सीरीज में आपका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि आप एक ये भी देख सकते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत आ रहा है या सही। अगर आप सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट रेजिस्टर से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आना चाहिए। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में हम कैलकुलेट करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल इसमें करेंगे तो आपको रेसिप्रोकल करके आंसर लिखना होता है। इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर वोल्टेज तो सेम होती है, मगर करंट डिवाइड हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है पैरेलल सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, जितना सबसे छोटा वाला आपका रजिस्टर होता है, जितना भी, जैसे 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, तो जितना आपका सबसे छोटा वाला रजिस्टर है जैसे कि 2 ओम, तो आंसर आपका पैरेलल में उससे भी छोटा आएगा। तो यहाँ पर आपकी लो रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पर आपकी हाई रेजिस्टेंस होती है। सो इससे आप फॉर्मूले से सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है आपका, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। फॉर्मूला होता है इसका, हीट इज इक्वल टू I²RT, विच मीन्स जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, H इक्वल्स टू I²RT। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमें कौन कौन सी डिवाइस में देखने को मिलता है, हमें बहुत सारी डिवाइस में देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, अवन हो गया, गीज़र हो गए, इन सभी में आपको जूल्स हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ हीटिंग इफेक्ट, और जैसे कि बल्ब है, बल्ब हमारा होता है जिसमें फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्यों टंगस्टन का ही क्यों बना है, किसी और मेटल का क्यों नहीं है, या फिर किसी और सब्सटेंस का क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो इसी की वजह से जो फिलामेंट है बल्ब का वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ना कौन सी गैसेस हैं जो बल्ब के अंदर फिल होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में नाइट्रोजन और आर्गन को बल्ब के अंदर फिल किया जाता है ताकि बल्ब की जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके। नाउ सेकेंड इज फ्यूज। फ्यूज में हम क्या करते हैं, फ्यूज क्यों यूज करते हैं,
अगर हमारे घरों में ओवरलोडिंग हो रही है करंट की, तो फ्यूज़ हमें प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ओवरलोडिंग से, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होएगी करंट की तो हमारी डिवाइस डैमेज हो सकती है। इसीलिए फ्यूज़ हम लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करेगी, फ्यूज़ के जो वायर अंदर होती है वो मेल्ट हो जाएगी जैसे ही अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होने लग जाएगा या करंट की ओवरलोडिंग होने लग जाएगी। फ्यूज़ वायर को मेल्ट अगर हो रही है तो इट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वो मेल्ट नहीं होएगी, तो ओवरलोडिंग करंट की वजह से हमारे सारी डिवाइसेस डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए फ्यूज़ वायर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम फ्यूज़ वायर में यूज़ कर सकते हैं? हम यहाँ पर कुछ मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कॉपर हो गया आपका, या फिर आप यहाँ पर कुछ अलॉय को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि निक्रोम, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूज़ वायर के लिए। नेक्स्ट इज हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि निक्रोम का हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो सिंपली हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम निक्रोम को हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। H = I²RT आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन सी गैसेस फिल्ड होती हैं, क्यों हम टंगस्टन ही यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कौन से मेटल या अलॉय को हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़ वायर के लिए, हीटिंग एलिमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है पावर। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। पावर को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट होती है। अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क अगर सिंपली हुआ है तो एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो इसीलिए हम इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। पावर को मैंने लिखा वर्क अपॉन टाइम। ये सारे ही फॉर्मूले पावर के हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैंने लिखा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो W क्या है? W को मैं, वर्क डन को मैं V इंटू क्यू से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया है V इंटू क्यू, और Q को मैं क्या लिख सकती हूँ? Q अपॉन T को हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा है। Q अपॉन T किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला बनाया पावर का, पावर इक्वल्स टू V इंटू में I। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर मैं V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं फॉर्मूले को I की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? V अपॉन R अगर मैं रखूंगी I की जगह, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इक्वल्स टू V² अपॉन R। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर मैं V की वैल्यू IR रख दूं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो पावर का एक नया फॉर्मूला मिलेगा आपको I²R। तो ये सारे ही फॉर्मूले पावर के हैं, आपको पता होना चाहिए। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू V इंटू में I, पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, पावर इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस। नाउ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी बोलते हैं, तो एनर्जी को हम PT से याद रख सकते हैं। PT एनर्जी इक्वल्स टू PT। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है? जैसे कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, फैक्ट्रीज में, वो किस में मेजर की जाती है? उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी की? किलोवाट आवर। तो क्या होगा? किलोवाट इंटू आर, तो मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है। 1000 इंटू में 3600, इसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू में 10 टू पावर 6 जूल। तो ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने एक और चीज मेंशन की है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट के बराबर होता है। पूछा नहीं जाता, इन केस अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के। नाउ अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने सारे ही टॉपिक्स एनसीईआरटी के कवर करे हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत इजीली आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेरी है कोई भी, या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।